नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास प्रोग्राम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट, जहां हम आपको दिखाते हैं खबर विस्तार से, लेकिन खबर होती है रफ्तार से। मैं हूं आरती देशवाल। सबसे पहले बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। जी हां, रूस और यूक्रेन युद्ध का 100 दिन पूरा हो चुका है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि युद्ध का खात्मा हो, लेकिन अलग अलग देशों की तरफ से यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग समाप्त करने के बाद वो यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दे। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन हो गए हैं और यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से रूस के खिलाफ समर्थन मांग रहा है। यूक्रेन ने भारत से कहा है कि जंग खत्म होने के बाद वो यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी बने। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर इस बारे में भारत के साथ संपर्क साधा है। यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि जंग के बाद बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के काम में भी भारत मदद करेगा। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के लिए पोस्ट वॉर सिक्योरिटी और पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन ये दोनों बेहद अहम मुद्दे हैं। साथ ही दवाएं, तकनीकी और आर्थिक मदद की भी वो भारत से उम्मीद कर रहा है। अब तक भारत वहां 230 टन दवाई और मानवीय मदद से जुड़ी अन्य चीजें भेज चुका है। इनमें से सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियों से दी गई मदद भी शामिल है। दवा कंपनियों ने 7 से 8 मिलियन डॉलर की मदद भेजी है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके हेडक्वार्टर्स तो भारत में हैं, लेकिन ऑफिस यूक्रेन और पूर्वी यूरोप में है। यूक्रेन की ये कवायद ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन अब युद्ध से थक चुका है। यूक्रेन युद्ध का अंत चाहता है, लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए, यूक्रेन के हालात को सामान्य बनाने के लिए कुछ राष्ट्र मिलकर आगे आए। देखना होगा कौन कौन से देश यूक्रेन की मदद में हाथ बढ़ाते हैं। बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पुलिस सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस पर पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा गया है उनकी पार्टी की तरफ से, 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ राजद्रोह का मामला शुरू करने पर विचार कर रही है। सरकार पिछले महीने यहां एक विरोध प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन पर हमले की साजिश रचने के लिए इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला चलाए जाने पर विचार कर रही है। वहीं सरकार पर समय पूर्व चुनाव के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से 25 मार्च को ये मार्च निकाला गया था। हालांकि अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार इमरान खान और अन्य के खिलाफ उचित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है और गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्रियों महमूद खान और खालिद खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है। पाकिस्तान में सरकार बदलते ही पूर्व की सरकार के नेताओं पर मुकदमे चलना कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान में पूर्व के प्रधानमंत्रियों को जेल तक भेजा गया है, फांसी तक दी गई है। अब इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने लोकसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए यूपी में आजमगढ़ और रामपुर के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरुवा को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरुआ को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिनेश लाल यादव को भाजपा ने आजमगढ़ सीट से उतारा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा पार्टी ने रामपुर सीट से अपने प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है। रामपुर से बीजेपी का चेहरा घनश्याम लोधी होंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव और रामपुर सीट आजम खान के लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। शुक्रवार को निरुआ ने अपनी दावेदारी के लिए ट्विटर पोस्ट भी किया। इस पोस्टर के माध्यम से दिनेश लाल यादव यानी निरुआ ने कहा कि जाति धर्म न करवो भरम, न कोबनो मनवर के लिए कमल का बटन दवैया भैया, अपने आजमगढ़ के लिए। इस तरह के स्लोगन के जरिए निरुआ ने बाहुबली की तरफ इशारा करते हुए उपचुनाव में जिले की जनता से बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से निरुआ को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हराया था। इससे पहले 2014 में बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत यादव इस सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से चुनाव हारे थे।
अब देखना होगा निर्विवाद का ये जो भोजपुरी स्टाइल है वो आम जनता को कितना पसंद आता है। वो प्रयास कर रखे हैं, लेकिन एक बार पहले वो हार चुके हैं अखिलेश यादव से। अब देखना होगा कि बीजेपी की टिकट पर उन्हें जीत मिलती है या नहीं मिलती। अब बात करते हैं एक बार फिर से यूपी की। कानपुर में हिंसा हुई, इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ 35 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान भड़के हिंसा मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड जफर हयात को गिरफ्तार कर लिया है। जफर पर आरोप है कि उसने हिंसा से पहले भड़काऊ पोस्टर लगाए थे। इस मामले में पुलिस अब तक 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 500 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है। इस मामले में 3 FIR दर्ज की गई हैं। बताया गया है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर जफर हयात ने बंद की अपील की थी। साथ ही पोस्टर भी लगवाए थे, जिसके बाद लोगों की भीड़ जुटी और हिंसा फैलना शुरू हो गया। हालांकि परिवार ने तमाम आरोपों का खंडन किया है। परिवार की तरफ से कहा गया है कि पुलिस की मौजूदगी में हयात ने अपने बयान को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। जो बंद की अपील की गई थी उसे वापस ले लिया गया था। हयात के परिवार का कहना है कि जफर हयात को फंसाया गया है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई। आपको बता दें कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जब एक समुदाय के लोगों ने जबरन दुकान बंद करवाने का फैसला लिया तो परेड और नई सड़क, इसके अलावा यतीम खाना इलाके में झड़पें शुरू हो गयी। इन झड़पों में पुलिस कर्मियों समेत कम से कम 40 लोग घायल हो गए थे। अब देखना होगा कानपुर हिंसा के मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि गिरफ्तारियां हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। इस मौके पर सिद्धू मूसेवाला के पिता भावुक नजर आए। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई है। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई है। पंजाब के मानसा जिले में बीती 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पंजाब की सियासत का माहौल गर्म है। अब इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि मूसेवाला के परिजनों ने सिद्धू हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग की है, क्योंकि 7 दिन बाद भी मूसेवाला के हत्यारे पंजाब पुलिस की पहुंच से दूर हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार मूसेवाला के परिवार ने पहले शाह को चिट्ठी लिखकर प्रसिद्ध पंजाबी गायक की नृशंस हत्या की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को मूसेवाला के घर का दौरा किया था और उनके परिवार को आश्वासन दिया था कि गायक के हत्यारों को जल्द ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो मूसेवाला का परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है। देखना होगा क्या ये केस CBI को सौंपा जाता है। एक बार फिर से मूसेवाला हत्याकांड की ही बात करते हैं। इस हत्या के तार अब हरियाणा के सोनीपत से जुड़ते नजर आए हैं। सोनीपत के 2 शार्प शूटरों के नाम सामने आ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है दिखाते हैं 1 मिनट की इस पूरी रिपोर्ट में। मूसेवाला हत्याकांड के तार अब सोनीपत से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप पर CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसमें गाड़ी के अंदर सोनीपत के 2 शार्प शूटर के सवार होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। पंजाब पुलिस ने खरखौदा के गांव गढ़ी सिसाना में दबिश दी। हालांकि सोनीपत पुलिस इसे लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही सोनीपत का नाम सामने आने लगा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जठेड़ी, राजू पसौदी और अक्षय पल्लड़ा सोनीपत के हैं। उसी के आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही सोनीपत पुलिस भी अलर्ट हो गई थी और पंजाब पुलिस जांच में सामने आए कि वारदात में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई। बिस्ला के पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाने के दौरान उससे उतरे 2 युवक सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी और दूसरा अंकित सिरसा बताया जा रहा है। हालांकि सोनीपत पुलिस इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने दोनों शूटर्स की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दी है। देखना होगा मूसेवाला हत्याकांड में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, आरोपियों को पकड़ने का प्रयास तेज है। बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को दी है। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिले के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को दी।
सीएम जयराम ठाकुर ने 42 करोड़ से ज्यादा की पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान नैना देवी से पूर्व विधायक और राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष रणदेव शर्मा, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग सहित बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर और झंडुता विधायक जीतराम कटवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल 14 विकासात्मक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा सोलदा पंचायत के लाड़ाघाट में लंबे समय से ITI खोलने की मांग की गई थी, जिसे सीएम जयराम ठाकुर ने 20 फरवरी 2019 को नैना देवी दौरे के दौरान ITI खोलने को मंजूरी देते हुए 4 नए ट्रेड शुरू करने की अधिसूचना जारी भी की थी। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने इस दौरे के दौरान लाड़ाघाट ITI में पहले बैच की शुरुआत कर छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई सौगात देने का काम किया। इसके बाद स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम जयराम ठाकुर के इन सौगात के बाद उनके लिए धन्यवाद रैली का भी आयोजन किया। तो चुनावी साल में सीएम जयराम ठाकुर जमकर दौरे कर रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं मिशन रिपीट के अपने दावे को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनावों के लिए 10 जून को ये चुनाव होने के और पार्टी से नाराजगी के बीच कुलदीप बिश्नोई दिल्ली पहुंचे गए। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर मैं वोट डालूंगा। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले 2 बड़े राज्यों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। साथ ही चुनाव तक किसी को ये नहीं पता कि सीट किसकी झोली में गिरेगी। हरियाणा में सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस को है, जहां पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। इसी बीच अब पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि जो उनका मन कहेगा वो राज्यसभा चुनाव में वही करेंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव में वोट डालने को लेकर अब कुलदीप बिश्नोई से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैंने फैसला नहीं किया है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दूंगा, किसी के कहने पर वोट नहीं दिया जाएगा। जहां भी त्रिशंकु होती है वहां भाजपा को फायदा होता है, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं करूंगा। बिश्नोई ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात होने तक मैं कांग्रेस के किसी मंच पर नहीं जाऊंगा। वहीं विवेक बंसल की अगुवाई में विधायकों का परीक्षण शिविर चल रहा है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन भी रायपुर पहुंच चुके हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस को राज्यसभा सीट हर हाल में बचानी है और माना यह जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब डरा रही है। इसीलिए प्रयास हो रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को वक्त रहते मना लिया जाए, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस के पास पूरा का पूरा आंकड़ा यानी 31 का ही आंकड़ा है। अगर कुलदीप बिश्नोई उनके साथ रहते हैं तब। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को जल्द नया विधानसभा भवन मिलने वाला है और इसी के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में एक साइट का मुआयना भी किया है। देखिए। हरियाणा को जल्द नया विधान भवन मिलने की उम्मीद है। इसी के मद्देनजर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में साइट का मुआयना किया। इस दौरान खबरें अभी तक ने उनसे खास बातचीत की। हरियाणा को अपना विधान भवन मिलने की ओर सरकार की ओर से एक और कदम आगे बढ़ाया गया। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जमीन देने की अनुमति के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर ने कलाग्राम में साइट का मुआयना किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फाइनल जो परसों बैठक हुई थी उसमें 3 साइट्स उन्होंने हमें ऑफर की थी कि ये 3 साइट्स हैं, इनमें से आप कोई चॉइस करिए। आज वो साइट्स को देखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये जो यहाँ पर आए थे और हमने ये जो जगह देखी है, ये जो IT पार्क रोड है, जो मैं समझ। बहरहाल अब साइट फाइनल करने के बाद बाकी फॉर्मेलिटीज जल्द पूरी होगी और उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन को प्रपोजल भेजा जाएगा। अनिल मोर, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। तो हरियाणा विधानसभा के अलग से भवन की मांग कई बार उठ चुकी है। देखना होगा शिलान्यास कब होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर की बात करेंगे। यमुनानगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े गोली मारकर 50 लाख रुपए लूटने वाले आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इन दिनों यमुनानगर पुलिस पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से पुलिस बदमाशों को पकड़ने का काम कर रही है। पहले बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे और अब पुलिस इन्हीं बदमाशों को पकड़ने में लगी है, जिसके चलते पुलिस ने कमानी चौक पर दिन दहाड़े गोली मारकर 50 लाख लूटने वाले आरोपी दिलप्रीत और दिलप्रीत के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गाँव के 30 फीट गहरे तालाब के पानी से लूटी हुई बाइक और एक पिस्टल भी बरामद की, जबकि अभी भी पुलिस को इस पानी के तालाब से एक पिस्टल और लूटा हुआ सोना बरामद करना है, जिसमें 4 घटनाओं का जो है वो खुलासा हुआ था। बैंक हत्या का जो मामला था
वो सबसे मुख्य था जो लूट के साथ हत्या का था। तो उसमें मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुए थे। जो पिस्टल बरामद हुई है, बताया जा रहा है कि इस पिस्टल से ज्वेलर्स की दुकान पर लूटपाट और फिर ज्वेलर्स को गोली मारी गई थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई करती रहेगी। परवेज खान, यमुनानगर, खबरें अभी तक। देखना होगा इसे गिरफ्तारी से कितनी वारदातों की गुत्थियां सुलझ पाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला को निशाने पर लिया। क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कहा गया है, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के नेता इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं इसी को लेकर रोहतक में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला को अपने निशाने पर लिया। हुड्डा का कहना है कि अभय चौटाला राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करें और वो कांग्रेस को वोट देंगे या फिर बीजेपी को, इस बात को साफ करें। साथ ही उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिक शर्मा को नसीहत दी कि अगर वोट मांगने हैं तो रायपुर चले जाएं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इनेलो पार्टी का राज्यसभा के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन अभय सिंह चौटाला चुनाव में किसको वोट डालेंगे अभी तक उनका स्टैंड क्लियर नहीं। ये हुआ था, सबको ट्रेनिंग देनी है, ब्लॉक लेवल पे तक भी आएंगे, पहले एमएलए को देंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे, तो बात करें, कौन रोक रहा है उनको? टेलीफोन है सबके पास, करें बात और वहाँ चले जाए, रायपुर चले जाए, किसी ने मना किया? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके विधायकों का रायपुर में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और जहां पर राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस मंथन शिविर के बारे में चर्चा की जा रही है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भूपेंद्र हुड्डा बोले कि अगर वो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के आला नेता हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय चौटाला पर निशाना साधा और उनका स्टैंड क्लियर करने की बात कही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर के निर्मल टिम्बर के नाम से आड़त चलाने वाले अग्रसेन चौक निवासी प्रशांत कंबोज ने रंगदारी मांगी गई, ये सूचना दी है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में तफ्तीश में जुट गई है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के व्यापारियों से रंगदारी मांगने का सिलसिला नहीं थम रहा। यमुनानगर के निर्मल टिम्बर के नाम से आढ़त चलाने वाले अग्रसेन चौक निवासी प्रशांत कंबोज से रंगदारी मांगी गई। उनकी व्हाट्सएप पर 20 लाख रुपए की रंगदारी के लिए मैसेज आया। ये मैसेज इंटरनेशनल नंबर से किया गया। धमकी मिलने के बाद से ही व्यापारी प्रशांत दहशत में है। फिलहाल पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि व्यापारी की ओर से शिकायत दिए जाने के बाद तुरंत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति ने गैंगस्टर की प्रोफाइल फोटो व्हाट्सएप पर लगाकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकी दी थी कि पैसे न दिए जाने पर जान से मार देंगे। बताया गया कि इस मामले में टेक्निकल टीम और सीआईए की टीम ने एक्शन लेते हुए बीए फाइनल के छात्र को गिरफ्तार किया है, जो कि तेजली गांव का रहने वाला है। अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में आरोपी तक पुलिस की टीमें पहुंची, गिरफ्तार किया गया, जाँच जारी है। पुलिस ने महज 24 घंटे में इस केस को सुलझा लिया है और इसके लिए पुलिस की सराहना हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता का एक वीडियो सामने आया। सिद्धू के पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चुनाव लड़ने की खबरों पर यकीन ना करें। रिपोर्ट देखिए। मैं सिद्धू मूसेवाला दा फादर, मैं तुहाडे नाल एक दो गल्लां करनियां सी। मैं जो सोशल मीडिया ते देख के मेरा मन भी बहुत दुखी हुंदा है। तरह तरह दी गल्लां जो चल रही ने, इन्हां ते यकीन ना करो। हाले मेरे पुत्त दा सिवा ठंडा नहीं होया। मेरा किसी इलैक्शन का कोई मन नहीं है। बस तुसी दुख दे विच मेरा साथ दिता है, तुहाडा कोटन कोटन धन्नवाद। बाकी मेरी तुहाडी सारिआं दे चरनां 'च एक बेनती है, 8 तरीक नूं बच्चे दा भोग है, तुसीं आयो। रहिंदियां सारियां गल्लां दिल खोल के मैं तुहाडे नाल सांझियां करूँगा। मेरा मन इस समय बहुता कुछ कहण दे हालात दे विच है नहीं है। तो मूसेवाला के पिता ने साफ किया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले, वो किसी भी तरह की बातें फिलहाल नहीं करना चाहते। उनका ध्यान केवल और केवल अपने दुख पर लगा है। सभी से वो विनती करते नजर आए हैं कि उनके बारे में अफवाहें ना फैलाई जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कोरोना की। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 3962 नए केस के सामने आए हैं। 26 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।
क्या कहते हैं ये आंकड़े, रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में तेजी देखने को मिली थी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के कुल 3,962 नए मामले सामने आए। वहीं 26 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या में भी बड़ा उछाल आया, जो अब 22,416 तक पहुंच चुके हैं। वहीं एक दिन पहले यानी शुक्रवार को भी देश में 4,000 के करीब कोरोना केस सामने आए थे। 3 जून को संक्रमण के 4,000 के पार नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 10 मरीजों की मौत भी हुई है। भारत में 84 दिन के बाद एक दिन में कोविड-19 के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। भारत में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 4,31,00,000 के पार हो चुकी है। वहीं 5,24,670 लोगों ने अब तक कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। भले ही फिलहाल कोरोना के आंकड़ों में कंट्रोल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का इस दुनिया से खात्मा नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील के पूर्वोत्तर इलाके में भारी बरसात के बाद बाढ़ आ गई। भूस्खलन भी कई जगहों पर आया है और इसके बाद 128 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने है। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। ब्राजील के राज्य परनाम्बुको की राजधानी रेसिफे और उसके महानगरीय क्षेत्र में भारी बारिश के बाद मरने वालों की संख्या करीब 130 के पार जाने को है। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। परनाम्बुको के गवर्नर पाउलो कमारे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 9,300 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है और 34 नगर पालिकाओं ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। गवर्नर ने कहा कि संभावित बचे लोगों के बचाव के प्रयास समाप्त हो गए हैं। पिछले सप्ताह से भारी बारिश दर्ज की गई है, जो सप्ताह के अंत में और ज्यादा तेज हो गई है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सिविल डिफेंस अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया था कि पेरनाम्बुको में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण करीब हजारों लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। सरकार ने राहत कार्यों में मदद करने और प्रभावित परिवारों की सहायता करने के लिए टीमों को ग्रेटर रेसिफ में स्थानांतरित करने के लिए रक्षा और नागरिकता मंत्रालयों को भी साथ में लाने की बात कही। तो प्राकृतिक आपदा ने बता दिया कि इंसान प्रकृति के सामने कितना छोटा है, कितना बोलाक है। लाख प्रयास के बाद भी वो प्राकृतिक आपदा के सामने टिक नहीं पा रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की भलसुआ लैंडफिल साइट पर आग लग गई और लोगों के लिए ये आग परेशानी का सबब बन गई है। धुएं का गुंबार उठ रहा है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर शुक्रवार को लगी आग के कारण धुएं के गुब्बार अभी भी उठ रहे हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि इस कारण के यहाँ रहना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी आंखों में जलन हो रही है, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है और गर्मी बढ़ गई है। लोगों ने ये भी बताया कि हर साल यहाँ अप्रैल से जून तक आग लगती है और कई बीमारियां फैलती है। हम चाहते हैं कि इस लैंडफिल को यहाँ से हटाया जाए। दिक्कतें दिखाई होती है, जैसे मिर्ची की जलन होती है, घुटन होती है, सांस नहीं लिया जाता, खांसी आती है, अंदर कमरे में हो जाता है, शक्ल पूरा रहा नहीं जाता। अब गर्मी बहुत फेंकती है इसके आग लगे से। कॉलोनी में घर में सबके आता है, सबके इनके सबके सारे पूरे कॉलोनी में धुआं आता है। दरअसल उत्तरी दिल्ली में स्थित भलसवा लैंडफिल साइट पर शुक्रवार दोपहर को आग लग गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें करीब 2 बजे आग लगने की सूचना मिली और तुरंत 5 दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। इससे पहले 26 अप्रैल को भी भलसवा लैंडफिल स्थल पर आग लगी थी। अब यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि हर साल यहाँ पर आग की घटनाएं देखने को मिलती है। यहाँ से उठने वाला धुआं लोगों के लिए बीमारी का सबब बन रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हरियाणा के एक स्कूल संचालक ने धमकी देने का आरोप चढ़ा। पुलिस ने स्कूल संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। 1 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हरियाणा के एक स्कूल संचालक ने धमकी देने का आरोप लगाया। गुरुग्राम के रहने वाले स्कूल संचालक ने बताया कि शुक्रवार को उसके फोन पर कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के व्यक्ति का फोन आया और उसने सोमवार को उसे उठा लेने की धमकी दी। स्कूल संचालक ने पूछा कि वो कौन है और क्यों उसको धमका रहा है, तो धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि सोमवार को तुझे उठाने के बाद बता दिया जाएगा। इसके बाद फोन काट दिया गया।
जब स्कूल संचालक ने दोबारा इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की तो फोन नहीं मिल सका। स्कूल संचालक ने मामले को लेकर फरूखनगर थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद से ही इस पर कुछ कहा जा सकेगा। लॉरेंस बिश्नोई इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम भी सामने आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।